नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज की जो क्लास है दोस्तों उसमें हम प्रोनाउन के टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बीच है भाई। मैं चाहूँगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने अपनी अपनी कोशिश की होगी। अब स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन ये है, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशन टू मेक अप फॉर देयर शार्प डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। उम्मीद है काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, ठीक है, बात की गई है रेस्पॉन्स की। इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। द एजेंसी इज, अब एजेंसी की बात की गई है, द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशन। मोर कंट्रीब्यूशन की नीड है किस चीज के लिए भाई? टू मेक अप फॉर देयर शार्प डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। देखो यार यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि यहाँ पे बात की गई है एजेंसी की। एजेंसी जो कि अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन की तरह कंसिडर किया जाएगा। भाई जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक कलेक्टिव नाउन को जब एक यूनिट की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में तो सिंगुलर नाउन की तरह कंसिडर किया जाता है, वर्ब सिंगुलर लेते हैं। वही एक कलेक्टिव नाउन जब डिवाइडेड सेंस में यूज किया जाता है तो प्लूरल नाउन की तरह कंसिडर किया जाता है दोस्तों, और वर्ब आती है ऐसी सेंस में प्लूरल। अब यहाँ पे बात की गई है एजेंसी की और उसी के शार्प डिक्लाइन की बात की गई है। अब यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है जो कि एक कैसे काम कर रहा है दोस्तों, एक मतलब सिंगुलर नाउन की तरह इसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देयर यूज करना तो गलत हो जाएगा क्योंकि देयर तो प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, और हमें चाहिए यहाँ पे एजेंसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो देयर नहीं इट्स यूज किया जाएगा। इसका मतलब इसी पार्ट को लेकर एरर है क्योंकि यहाँ पे बात की गई है एजेंसी की और एजेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा दोस्तों वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देयर नहीं इट्स की जरूरत है। तो सी पार्ट को लेकर यहाँ पे एरर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। He walked to the market with both his servants, ठीक है, he walked to the market with both his servants। यहाँ तक कोई गलती नहीं है। आगे पढ़ते हैं। On either side of his to help him buy things। देखो समझते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है वो। He walked to the market, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। With both his servants मतलब दोनों सर्वेंट्स के साथ। ऑन आइदर साइड मतलब दो में से किसी एक साइड की बात की गई है। ऑन आइदर साइड ऑफ हिज। अच्छा यहाँ पे एक एरर आपको नजर आई होगी दोस्तों। देखो हिज नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे हिज की जगह हिम की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफ शब्द अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों कि किसी भी वर्ब या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम जो केस यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। भाई कोई नाउन होगा तो एज इट इज लिख देंगे, नेमिंग वर्ड है तो, लेकिन किसी भी वर्ब या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। अगर हम कोई प्रोनाउन लिखेंगे किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। और यहाँ पे हिज तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी इसी पॉइंट को लेकर आ रही थी दोस्तों। यहाँ पे हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो आपको हिम लिखना चाहिए था। ऑन आइदर साइड ऑफ हिम ऐसे लिखना चाहिए था। तो उम्मीद है भाई ये बात समझ में आई होगी आपको। अब आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन ये है, अच्छा यहाँ पे जो एरर थी दोस्तों वो सी पार्ट में है। द पोट्री क्लब अपलोडेड मी एंड हैरी फॉर आवर वर्क हेल्पिंग द हैंडीकैप्ड फाइंड सम जॉब्स। तो ये क्वेश्चन दिया गया है भाई। देखो यार यहाँ पे समझिएगा, द पोट्री क्लब अपलोडेड, ठीक है, मी एंड हैरी फॉर आवर वर्क। देखो यार यहाँ जो एरर नजर आ रही है आपको, इस पॉइंट को लेकर एरर नजर आ रही होगी, वो कैसे जरा देखिएगा भाई। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक ही सेंटेंस में जब एक से ज्यादा हमें प्रोनाउन नजर आए तो वहां पे एक ऑर्डर आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन के टॉपिक में, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो लिखने का एक तरीका होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जब भी हम बात करेंगे प्लीजेंट सिचुएशन की, ठीक है, प्लीजेंट सिचुएशन की, तो ऐसे सेंस में यानी जर्नल स्टेटमेंट की बात करते हैं या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्लीजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो लिखने का तरीका होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2 + 3 + 1। यानी पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं हम, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। वही जब बात की जाएगी अनप्लीजेंट सिचुएशन की
यानी हम किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स पास कर रहे हैं, या क्राइम का केस है, कन्फेशन का केस है, यानी अनप्लीजेंट सिचुएशन की बात करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो ऑर्डर होता है पर्सनल प्रोनाउन का वो क्या होता है 1 + 2 + 3। लेकिन जब प्लीजेंट सिचुएशन की बात करेंगे तो ऑर्डर ये होगा 2 + 3 + 1। अब यहाँ पे देखो अपलोडेड यानी प्लीजेंट सिचुएशन की बात की गई है, तो लिखने का तरीका दोस्तों रहेगा 2 + 3 + 1। जो पर्सन नहीं दिया जाएगा उसको स्किप कर देंगे, जैसे सेकंड पर्सन नहीं दिया गया तो स्किप कर देंगे। अब दोस्तों पहले लिखेंगे थर्ड पर्सन, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी मी एंड हरी नहीं लिखेंगे भाई। कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है तो हम क्या लिखेंगे हरी एंड मी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मी ही रहेगा, आई मत कर देना, आई लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि अपलोडेड एक वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद भाई देखो ये हरी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस है, नाम था तो हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन प्रोनाउन अगर लिखेंगे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो देखिए आप ये मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है तो लिखना बिल्कुल सही है। तो तरीका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हरी एंड मी आपको लिखना पड़ेगा, यानी बी पार्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही स्लेंडर्ड का मतलब होता है बदनामी। ही स्लेंडर्ड मोहन, सोहन एंड आई फॉर डेफरिंग हिज प्रोग्राम व्हेन वी हैड टू अटेंड इट। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा आपको प्रोनाउन नजर आ रहे हैं या नाउन भी नजर आ सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हमें 2 से ज्यादा प्रोनाउन या 2 से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन नजर आएंगे, 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो एक ऑर्डर का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि जब भी अनप्लीजेंट सिचुएशन की बात की जाएगी, अब यहाँ पे बदनामी की बात की गई है दोस्तों, तो प्लीजेंट तो नहीं है, ये अनप्लीजेंट सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो लिखेंगे वो तरीका ये रहता है 1 + 2 + 3। अब भाई मोहन कोई नाम है तो थर्ड पर्सन है, सोहन भी अपने आप में थर्ड पर्सन है, और आई दोस्तों फर्स्ट पर्सन है। तो लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा 1 + 2 + 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे आप। अब सेकंड पर्सन दिया ही नहीं गया तो स्किप कर देंगे, तो दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था मोहन, सोहन एंड आई की बजाय लिखना चाहिए था मी, मोहन एंड सोहन। अब यहाँ पे मी इसलिए लिखा भाई क्योंकि स्लेंडर्ड के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका मी। भाई सीक्वेंस तो वही है ना 1 + 2 + 3, आप देख सकते हैं 1 + 2 + 3। लेकिन ध्यान ये भी रखना होता है दोस्तों कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है, इसलिए हमने क्या लिखा मी। देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन है मी, सेकंड पर्सन नहीं दिया गया तो स्किप कर दिया, उसके बाद थर्ड पर्सन था आपका मोहन और सोहन, तो उसके बाद लिख दिया। तो इसका मतलब दोस्तों जो एरर थी वो बी पार्ट में एरर थी। तो सीधा से क्वेश्चन था, काफी बच्चों का इजीली हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मतलब पूरी की पूरी टॉल बिल्डिंग से भरा हुआ है भाई। गुड़गांव की बात की गई है यानी गुरुग्राम की। विच इज वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यार यहाँ पे अगर देखा जाए जो एरर है वो है आपका बी पार्ट में। क्या एरर है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे विच जो है ना वो अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एक रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना वो एक कंजंक्शन का रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी होती है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेट करता है अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा विच अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमेशा रिलेट करता है, यानी बात किसकी करता है दोस्तों, अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट की। एंटीसीडेंट यानी नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स की बात करेगा। अब एक बात को और ध्यान रखना होता है दोस्तों कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है ना वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, जिसको वो रिलेट करता है। अब यहाँ पे विच से पहले है बिल्डिंग्स, तो विच के बाद जो वर्ब आएगी दोस्तों बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग आएगी। बिल्डिंग्स प्लूरल है तो इज नहीं, यहाँ पे आर वर्ब का हम यूज करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे इसी पार्ट को लेकर एरर थी, तो बी पार्ट यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस आपके बीच फिर से हैं, मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से कोशिश करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करेंगे।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है काफी बच्चों ने एफर्ट्स लगाए होंगे। देखो, अनलाइक द चिल्ड्रन ऑफ अ सेंचुरी अगो, कंपल्सरी एजुकेशन टुडे कैटर्स टू एवरी चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 15। ठीक है, देखो यार कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ना वो थोड़ा सा गलत नजर आ रहा है। कंपैरिजन कैसे भाई, यहाँ पे एजुकेशन को लेके कंपेयर किया जा रहा है ना कि बच्चों को लेके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चिल्ड्रन शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, एजुकेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए था सेंटेंस, अनलाइक द एजुकेशन ऑफ अ सेंचुरी अगो, कंपल्सरी एजुकेशन टुडे कैटर्स टू एवरी चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 15। देखो अब यहाँ पे इसका सेंस समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है वो, मतलब कहीं ना कहीं बात की गई है कि एक सदी पहले की शिक्षा जो थी ना, एक सदी पहले की शिक्षा के विपरीत अगर आज देखा जाए तो क्या है, मतलब 15 साल तक के बच्चों के लिए जो कंपल्सरी एजुकेशन है वो क्या है, वो उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके की सेंस में बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कंपेयर जो किया जा रहा है दोस्तों वो एजुकेशन को लेके किया जा रहा है, ना कि चिल्ड्रन को लेके। तो यहाँ पे चिल्ड्रन शब्द यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें एजुकेशन लिखना चाहिए था, अनलाइक द एजुकेशन ऑफ अ सेंचुरी अगो। भाई एजुकेशन को कंपेयर किया जा रहा है ना, कंपल्सरी एजुकेशन टुडे, आज की कंपल्सरी एजुकेशन के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कंपल्सरी एजुकेशन टुडे कैटर्स टू एवरी चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 15। भाई 15 साल तक के हर बच्चे के लिए उपलब्ध है आज की, अगर हम कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाए तो। कंपैरेटिवली किसकी बात की गई है, सेंचुरी अगो, मतलब एक सदी पहले की एजुकेशन के साथ कंपेयर किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी पार्ट को लेकर एरर थी, ए पार्ट को लेके कि मिस कंपैरिजन का केस यहाँ पे यूज किया गया था, तो उसको बैलेंस बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि जो कंपैरिजन किया गया है दोस्तों वो किया गया है एजुकेशन का एजुकेशन के साथ, ना कि चिल्ड्रन का कंपैरिजन किया गया है। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है काफी बच्चों का सही हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न पर, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा दोस्तों ये कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। चलो भाई देखते हैं, देखिएगा भाई यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है मेन वो क्या है, थिंग्स, और थिंग्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे इट यूज करना गलत हो जाएगा। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, वो इम्प्रूव नहीं होगी अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू, किसकी बात की गई है, थिंग्स की बात की गई है। तो दोस्तों इट जो है वो यूज करना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिप्लेसिंग वर्ड है, जो प्रोनाउन यूज किया गया है दोस्तों वो गलत यूज किया गया है, थिंग्स प्लूरल है, तो आप यहाँ पे देम का यूज करेंगे। तो सी पार्ट को लेके दोस्तों यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके बीच, माइकल एंड आई विल प्रोसीड जर्नी टुमारो एज इट इज एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू मी। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा दोस्तों। देखो काफी बच्चों ने क्लियर किया होगा कि सी पार्ट में यहाँ पे एरर है दोस्तों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, वजह से क्या लिखना चाहिए, इन माई ओपिनियन। ओपिनियन क्या लिखना चाहिए, इन माई ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू मी लिखना ही दोस्तों गलत होता है। देखो अकॉर्डिंग टू हिम हो सकता है, हर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, इन माई ओपिनियन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वन डज नॉट ट्राई टू कॉप विद द सिचुएशन व्हेन हिज एफर्ट्स प्रूव यूजलेस। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से ही की जाए, उसके बाद इस पर भी आते हैं दोस्तों। चलो भाई देखते हैं। देखो काफी बच्चों का आंसर आया होगा दोस्तों, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, ठीक है यहाँ तक। One does not try to cope with the situation when his, अब यहाँ पे his लिखा हुआ है दोस्तों, when his efforts prove useless। देखो his जो है ना लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब वन किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, बेसिकली वन अपने आप में दोस्तों क्या है, एक प्रोनाउन है, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और इसके अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है वो वंस आता है। तो हिज लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि हिज जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों ही के अकॉर्डिंग आता है, और वन यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वो वंस आता है, वंस। तो लिखने का तरीका यहाँ पे गलत था, हिज नहीं आएगा दोस्तों, वंस का हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पे सी पार्ट को लेके एरर थी। अब आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय देयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे किए होंगे दोस्तों, तो मैं चाहूँगा फिर से कोशिश आपकी तरफ से की जाए। सीधी सी एक बात है, देखो यार, माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, एंड एंजॉय देयर। भाई किसके एंजॉय करने की बात की गई है? एंड एंजॉय के ठीक बाद आप लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा, एंड एंजॉय हिमसेल्फ देयर। क्या लिखेंगे? एंड एंजॉय हिमसेल्फ देयर। तो सीधी सी बात ये थी, या आप इससे भी ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पे, एंड एंजॉय माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर, ठीक है, मतलब मुझे कहा टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय, तो योर सेल्फ लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, यानी सेल्फ पैटर्न आएगा इसके बाद, कहीं ना कहीं ये पॉइंट बन रहा है हमारा, एंड एंजॉय योर सेल्फ देयर। क्या आएगा? सेल्फ पैटर्न आएगा। देखो, माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर, फेयर जाने के लिए कहा, और कहा कि भाई वहाँ मजे करो, किसके मजे करने की बात की गई है, एंड एंजॉय योर सेल्फ देयर। तो यहाँ पे एंजॉय के ठीक बाद एक सेल्फ पैटर्न आएगा। देखो इस बात को ऐसे ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, काफी क्वेश्चन सोल्व कराए थे आपको। यहाँ पे एंजॉय जो शब्द है ना, अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो आप इस बात को ऐसे समझिएगा दोस्तों कि इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना कंपलसरी होता है, या आप ऐसे मान सकते हैं कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होता है, ठीक है। दूसरा, आपको प्रोनाउन के टॉपिक में कुछ वर्ड्स मैंने लिखाए थे दोस्तों, जैसे कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा एंजॉय, रिकंसाइल, ठीक है, एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्विट, इंट्रोड्यूस, कट, काफी वर्ड्स लिखाए थे भाई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी ये शब्द आएंगे आपके सामने तो इस बात का ध्यान रखें, इन शब्दों के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होता है। अब ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन प्रोनाउन हो सकता है भाई, अगर दिया गया है तो ठीक है, अगर मान लो इन शब्दों के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वहां पे यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनने का ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, इन शब्दों के बाद या तो कोई नाउन या प्रोनाउन दिया जाएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, अगर दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो हम सेल्फ पैटर्न का यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम ऑब्जेक्ट बनने का ही होता है। इस बात का ध्यान रखें। अब इंजॉय के ठीक बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, अगर ऑब्जेक्ट पता करना है आपको तो वर्ब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट या हुम का। अगर एक का, किसी एक का भी जवाब मिल जाए वर्ब के ठीक बाद तो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं मिला तो दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिएगा, एंजॉयड, एंजॉय व्हाट, कोई जवाब नहीं है, एंजॉय हुम, कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इन शब्दों के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना मैंडेटरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो एक सेल्फ पैटर्न का आप यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो सेल्फ पैटर्न दोस्तों आपने क्या यूज किया? सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, योर सेल्फ। तो यहाँ पे सी पार्ट को लेके एरर है। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई काफी डिटेल में प्रोनाउन टॉपिक में आपको समझाया गया था दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक पैटर्न, प्लीज आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये बातें समझाई गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? सधाया वॉज वन ऑफ दोज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स हु एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर पेरेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों, मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। मैं चाहूंगा एक कोशिश आपकी तरफ से की जाए, काफी बच्चों का एफर्ट्स यहाँ पे सही रहा होगा। इससे ठीक पहले भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एक हमने कवर किया था, अभी इसी मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं। चलो देखिए, क्वेश्चन ये है, सधाया वॉज वन ऑफ दोज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स, ठीक है, हु। अब यहाँ पे हु दोस्तों फिर से क्या अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला जो भी एंटीसीडेंट होता है ये उसी को रिलेट करता है, यानी इसके ठीक बाद आने वाली वर्ब या पॉजेसिव एडजेक्टिव या जो भी हम यूज करेंगे पैटर्न, वो इसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब हु से ठीक पहले कंटेस्टेंट से दोस्तों प्लूरल है। अब यहाँ पे देखो एट्रीब्यूटेड, अब हर लिखना तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लूरल है तो हर लिखना तो गलत हो जाएगा, वजह इसके क्या लिखना चाहिए? देयर, क्योंकि बात की जा रही है कंटेस्टेंट्स की। किनकी सक्सेस की बात कर रहे हैं? कंटेस्टेंट्स की। तो हर सक्सेस थोड़ा ही ना आएगा, देयर सक्सेस टू। अब हर पेरेंट्स में नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी क्या आएगा? टू देयर पेरेंट्स। इसका मतलब सी पार्ट में एरर थी।
देखिए भाई सीधी सी एक बात थी, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है और एक रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो भी वर्ब या पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है दोस्तों वो इससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट पर ही डिपेंड करता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बात की गई है, देख सकते हैं कंटेस्टेंट्स की, यानी ये इसी को रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा दोस्तों कंटेस्टेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा। ये प्लूरल था तो यहाँ पे हर नहीं देर का यूज करेंगे, तो वहाँ पे भी देर का ही यूज करेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स की बात की गई है। तो सी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ आई विश इट हैड बीन मी whom you had chosen and not she। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों, मैं चाहूंगा एक कोशिश फिर से आपकी तरफ से की जाए, काफी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे भी काफी अच्छा पॉइंट है। हाउ आई विश इट हैड बीन मी, ओके, whom you had chosen and not she। देखो यार यहाँ पे जो गलती है ना बेसिकली बी पार्ट में है, काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा, और गलती ये है कि मी नहीं आएगा, बजाय इसके आई यूज करना चाहिए था। ये बात आपने काफी बार पढ़ी है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ आई विश इट, इट बेसिकली अपने आप में दोस्तों क्या होता है, इट अपने आप में एक बेसिकली क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इट क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि इट के ठीक बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो तो सिंगुलर आती है, लेकिन उसके बाद जो भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे दोस्तों वो हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। इस बात का भी ध्यान रखें आप। इस बात का ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप कि इट के साथ जो केस आता है ना दोस्तों वो हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस। जैसे इट इज आई, हम क्या बोलते हैं, इट इज आई, इट इज मी बोलना गलत हो जाता है दोस्तों क्योंकि इट के साथ सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं हाउ विश इट हैड बीन, भाई इट के बाद वर्ब है हैड बीन तो ठीक है क्योंकि पास्ट की वर्ब है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन यूज करते हैं, कोई गलती नहीं है, इट हैड बीन। लेकिन मी नहीं आएगा, आई आएगा क्योंकि इट के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो बी पार्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आपको नजर आई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ यू एब्सेंट from the college your name likely to be stuck off the rolls। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया दोस्तों, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन हमने कवर किया था, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों का सही होना चाहिए। चलिए देखिएगा, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते थे दोस्तों कि यहाँ पे एंजॉय के ठीक बाद आपने देखा योर सेल्फ का आपने यूज किया था, तो इजिली ये बात आपको समझ में आ गई थी कि इन शब्दों के ठीक बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई सेल्फ पैटर्न आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया था, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आपने योर सेल्फ का यूज किया था। अब देख सकते हैं इन्हीं में एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा एब्सेंट, और यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं इन्हीं में से एक शब्द है एब्सेंट। इसका मतलब एब्सेंट के ठीक बाद तो यार ये फ्रॉम तो एक प्रीपोजिशन है, और एब्सेंट के ठीक बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना मैंडेटरी होता है, कंपल्शन होते हैं। भाई देखो अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमें भाई ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनने का, यानी उसका रिफ्लेक्शन उसी पे आ रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन मुझ पर ही आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव पैटर्न नाम देते हैं। तो इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेल्फ पैटर्न यूज करेंगे यू के अकॉर्डिंग। इफ यू एब्सेंट, किसके एब्सेंट होने की बात की गई है, इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ, यानी उसका रिफ्लेक्शन उस पर ही आ रहा है। इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम द कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्टक ऑफ द रोल्स। तो इस तरीके से आप सही कर सकते थे, यानी जो एरर है भाई ए पार्ट में है। देखो सीधी सी बात है दोस्तों, अभी मैंने समझाया, कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जिनके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट है उनके बाद तो ठीक है, कोई गलती नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पे इसके ठीक बाद, एब्सेंट के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो हमने इसके ठीक बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है ऑब्जेक्ट बनने का। एक डमी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो योर सेल्फ का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, It was she who suggested that you be at the door to welcome each participant on their arrival। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है यहाँ पे भी काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा। देखो यार यहाँ पे जो एरर है वो सी पार्ट में है।
देखो यहाँ पे देखिएगा, इट वॉज शी, भाई इट के बाद देख सकते हैं वर्ब सिंगुलर है और सब्जेक्टिव केस यूज किया गया, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था दोस्तों कि इट के साथ सब्जेक्टिव केस ही यूज करना होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इट के साथ सब्जेक्टिव केस यूज किया आपने आई, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है इट वॉज शी। ये पास्ट वर्ब है, पास्ट की ही वर्ब है, यहाँ पे वॉज आपने यूज किया, सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है। इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट, कोई गलती नहीं है, यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट। बात की गई है प्रत्येक पार्टिसिपेंट की। ईच का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक या फिर हर एक। ये इंडिविजुअली बात करता है, अलग अलग की एक एक की बात करता है। ध्यान ये रखिए कि ईच के केस में क्या होता है, भाई ईच हुआ या एवरी हुआ, उसके ठीक बाद आने वाला नाउन हमेशा दोस्तों कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और उसके बाद आने वाली जो वर्ब रहती है ना दोस्तों, वो भी सिंगुलर रहती है यूजुअली, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा भाई, क्योंकि ये अलग अलग की बात करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल थोड़ा ही ना आएगा, वजह इसके क्या होना चाहिए था, ऑन हिज अराइवल। तो यहाँ पे गलती थी दोस्तों सी पार्ट में, कि यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हिज। तो इजिली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न पर। एवरीवन इन द स्टेडियम enjoyed the concert very much and at the end he stood up and gave a standing ovation। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। मैं चाहूंगा एक कोशिश जल्दी से पहले आपकी तरफ से की जाए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तो जल्दी से कोशिश करें दोस्तों, उसके बाद इस पर भी काम करते हैं। जल्दी से कोशिश करें, चलो भाई समझते देखिएगा। एवरीवन इन द स्टेडियम इंजॉयड, अब देख सकते हैं दोस्तों इंजॉयड किसके एंजॉय करने की बात की गई है, कॉन्सर्ट की। एंजॉयड द कॉन्सर्ट, देख सकते हैं एंजॉय के ठीक बाद आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉयड द कॉन्सर्ट वेरी मच एंड एट द एंड ही स्टूड अप एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। अच्छा यार, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये गलती ये नजर आ रही होगी आपको। वैसे तो देखो जर्नली क्या होता है कि एवरीवन के साथ जो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, और कोई प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब कोई प्रोनाउन क्या करने का काम करे, मतलब एक तरीके से रेफर बैक करने का काम करे, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, वो प्लूरल यूज करेंगे। जब भी हम किसी मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं दोस्तों, रेफर बैक करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एरर है दोस्तों सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे ही नहीं दे आएगा। दे स्टूड अप एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। देखिए समझिएगा बात को, एवरीवन इन द स्टेडियम एंजॉयड द कॉन्सर्ट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि भाई पर जो भी था ना उसने मजा किया भाई, है ना, एंजॉय किया किस चीज को, स्टेडियम के अंदर कॉन्सर्ट को, वेरी मच बहुत ज्यादा। एंड एट द एंड, और लास्ट में क्या हुआ, ही स्टूड अप। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पूरे के पूरे मतलब एक प्रोनाउन को रेफर बैक करने की कोशिश की गई है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ही नहीं क्या होना चाहिए, दे स्टूड अप एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन, क्योंकि काफी लोग रहे होंगे वहां पे। तो इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं रेफर बैक की सेंस यहाँ पे नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो यहाँ पे सी पार्ट में दोस्तों हमारी एरर बन जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर बैक करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम आगे चल के जो प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं उस सेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर देखा जाए, यूजुअली अगर देखा जाए तो हम सिंगुलर ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं या वर्ब का यूज करते हैं। मैं क्वेश्चन से यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिएगा एक एग्जाम्पल यहाँ पे रख देता हूँ अलग से। जैसे मैंने कहा एवरीवन या एवरीबॉडी लिख देता हूं, बात वही है, एवरीवन लिखो या एवरीबॉडी लिखो भाई। एवरीबॉडी शुड सस्टेन देयर एथिकल वैल्यूज, देयर एथिकल वैल्यूज। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, देखो एवरीबॉडी है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, शुड मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, इसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है यानी, तो इस सस्टेन लिखना सही है। लेकिन देयर जो आएगा ना दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि एवरीबॉडी के साथ यानी किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जैसे एवरीबॉडी
या हम बात करें एवरीवन की, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, ऐसे अगर हमें कोई शब्द दिया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया जाता है, तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों हम यूज करते हैं वो सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो देयर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हिज एथिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे तो देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। लेकिन जब हम पूरे के पूरे प्रोनाउन को या नाउन को रेफर बैक करेंगे ना, तब हम प्लूरल यूज करते हैं। प्रोनाउन जो भी यूज करेंगे या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूज किया गया है, देख सकते हैं, प्लूरल यूज करेंगे, ही नहीं दे यूज करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोनाउन को ही क्या किया गया है, रेफर बैक किया गया है। तो सी पार्ट में एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, यू मे बी एन एडिटर और अ रिपोर्टर, दिस मेक्स यू सिट एंड दैट मेक्स यू रन। अब यहाँ पे देखो, या तो आप एक एडिटर हो सकते हैं या एक रिपोर्टर। अब बात की गई है दोस्तों, दिस मेक्स यू सिट एंड दैट मेक्स यू रन। जैसे कि आप सभी जानते हो भाई कि दिस बात करता है दोस्तों नजदीक की। अगर नजदीक देखा जाए तो कौन है भाई दिस के नजदीक, तो रिपोर्टर है। अब मुझे एक बात बताइए, दिस मेक्स यू सिट, भाई रिपोर्टर का काम क्या बैठने का होता है? नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब ये तो नहीं लिख सकते। और दैट बात करता है दूर की। अब दैट से दूर रिपोर्टर है कि एडिटर है? अब दैट से दूर कौन है भाई? एडिटर है। अब एडिटर का काम दोस्तों भागा दौड़ी का थोड़ा ही ना होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने ऑपोजिट लिख दिया। इसको लिखना ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं इसने बात को आगे पीछे कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दैट, तो दैट दूर की बात करता है, तो ये बात हो जाएगी फिर एडिटर के लिए। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं दिस, तो दिस बात करता है नजदीकी, फिर ये बात हो जाएगी रिपोर्टर के लिए। लेकिन एक सेंटेंस को सही करने के लिए दोस्तों मैं दो दो जगह चेंज करूं, इससे अच्छा क्या रहेगा कि एक जगह चेंज करके मैं पूरे सेंटेंस को सही कर दूं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। अगर मैं ऐसे लिखूं, यू मे बी, और इसके बाद क्या लिखूं मैं, यू मे बी अ रिपोर्टर और एन एडिटर। देखो ऐसे लिखने से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिस बात करता है नजदीक की। अब नजदीक कौन बन जाएगा? एडिटर। भाई एडिटर का काम तो बैठने का होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दैट बात करता है दूर की, यानी रिपोर्टर की करेगा यहाँ पे बात। और रिपोर्टर का काम भागा दौड़ी का होता है। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों जो एरर है वो ए पार्ट में थी। ठीक है, तो इजीली हम ऐसे देख सकते थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भी कवर करते हैं। मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आपकी तरफ से कीजिए। क्वेश्चन देख सकते हैं, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज वोट इन द इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है। मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आपकी तरफ से जल्दी से कीजिए। देखो सीधी सी सिंपल सी एरर है, इन अ डोमेस्टिक सोसाइटी ईच वोटर्स नहीं आएगा, ईच वोटर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वोटर्स नहीं वोटर आएगा, यानी बी पार्ट में एरर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस्टर राव अलाउड हिज चिल्ड्रन टू गो टू द म्यूजियम बट मिसेज बिस्ट डिड नॉट अलाउ हर टू गो। भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बच्चों को उम्मीद है आ भी गया होगा आंसर। यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यार यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एरर है ना, समझिएगा। देखो मिस्टर जो राव है ना, उन्होंने अलाउ किया था किनको? अपने बच्चों को, हिज चिल्ड्रन टू गो टू द म्यूजियम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बट मिसेज बिस्ट जो है ना, उन्होंने नहीं किया, डिडंट अलाउ। किसको? अपने बच्चों को। भाई इसने अपने बच्चों को अलाउ किया, उसने अपने बच्चों को अलाउ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हर नहीं आएगा, यहाँ पे होना चाहिए था हर्स। हमें यहाँ पे एक पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हर्स इज इक्वल टू होता क्या है? हर्स इज इक्वल टू हर प्लस वो नाउन जो सेंटेंस में दिया जाता है। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं हर चिल्ड्रन। तो एक सेंटेंस में एक नाउन को दो बार तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए ही प्रोनाउन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नाउन की रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए। तो हम क्या लिखें ऐसा, इस सेंस को इंडिकेट करने के लिए हर चिल्ड्रन हम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? हर्स लिख देंगे। एक पॉजेसिव प्रोनाउन यानी एब्सोल्यूट प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सी पार्ट को लेके दोस्तों एरर थी। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टू मैन वर क्वेरलिंग। उम्मीद है बात समझ में आई होगी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी कराए गए हैं, बहुत बेसिक से, एक बार आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर। ठीक है, क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखो यार वैसे तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ना समझ पाए। देखो बात की गई है दो लोगों की, द टू मैन।
वर क्वेरलिंग। अब दो के लिए वन अनदर थोड़ा ही ना आता है दोस्तों, है ना। बेसिकली जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ईच अदर। अब आप सभी जानते हो ईच अदर यूज किया जाता है दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर। अब यहाँ पे साफ तौर पर दिखाया गया है दो लोगों की बात की गई है, द टू मैन। तो इसका मतलब जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे दोस्तों, वो क्या यूज करेंगे, ईच अदर यहाँ पे यूज करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। देखो यार ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। भाई एवरी के ठीक बाद हम नाउन तो सिंगुलर लिखते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, देख सकते हैं एवरी टीचर लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। भले मैं एंड कंजंक्शन से जोड़ दूं, ईच या एवरी को जोड़ दूं, जैसे ईच एंड एवरी लिख सकता हूं मैं, या एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट भी लिख सकता हूं, भले एंड से जोड़ दूं। इस बात का ध्यान रखिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है, ईच के केस में, एवरी के केस में, या ईच एंड एवरी के केस में भी। अब यहाँ पे देखिएगा, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, कोई गलती नहीं है भाई, ऑफ दिस कॉलेज, यहां तक बात बिल्कुल सही है, इज डेटरमाइंड, ठीक है, इज डेटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखो यार यहाँ पे जो गलती हुई ना, यहाँ पे जो गलती हुई ना दोस्तों, वो क्या है, ये जो गलती है सी पार्ट में है। किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, देखो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू, देयर नहीं आएगा भाई, देयर नहीं आएगा दोस्तों। बजाय देयर के हमें क्या लिखना चाहिए, बजाय देयर के हमें हिज लिखना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि ईच और एवरी के हर केस में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है ना दोस्तों, यूजुअली आप ध्यान रखेंगे वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। वर्ब भी सिंगुलर आती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। देयर तो प्लूरल है ना भाई, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हिज का यहाँ पे यूज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे भाई। तो यहाँ पे सी पार्ट में दोस्तों एरर थी। अच्छा यहाँ पे डिटरमाइंड की स्पेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे इसमें भी थोड़ी गलती नजर आ रही है आपको, मिसप्रिंट समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे मेन जो एरर थी वो इस पॉइंट को लेके थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं चाहूंगा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो आपके बीच है, एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करते हैं प्लीज। चलिए दोस्तों कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने एफर्ट्स लगाए होंगे। देखिएगा, शी हेट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यार बहुत ही सिंपल सी एरर है। एरर ये है कि बी पार्ट में एरर है। एरर क्या है कि हु नहीं आएगा, यहाँ पे जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो दैट यूज करेंगे। अब देखो ये बात काफी डिटेल से आपको समझाई गई थी कि जब हम दो अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीथिंग, लिविंग और नॉन लिविंग को लेकर डिस्कस किया गया है। जब भी हम दो अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है दोस्तों सेंटेंस में, वो दैट यूज किया जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि कुछ वर्ड्स मैंने लिखाए थे वहां पे, जैसे ऑल, नो, नन, एवरीवन, एवरीथिंग, ये और भी काफी सारे वर्ड्स थे दोस्तों। इन शब्दों के साथ जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं सेंटेंस में, वो सिर्फ दैट यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का आप यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखने लायक थी भाई आपके। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब भी हमें ये वर्ड देखने को मिले, नो, नोबडी, ऑल, एनी, एवरीवन, एवरीथिंग, सच, ETC, इन शब्दों के साथ दोस्तों जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, दैट आता है। इस बात का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे दैट का यूज किया जाएगा, हु यूज करना गलत हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ हाउस विच रूम्स आर स्पेशियस इज व्हाट आई वांट। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। मैं चाहूंगा जल्दी से एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपली आप कर सकते हैं भाई। उम्मीद है काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा भाई। चलो दोस्तों देखते हैं। देखिएगा भाई, अ हाउस विच रूम्स आर स्पेशियस इज
वॉट आई वॉन्ट। देखो जो गलती है ना दोस्तों वो ए पार्ट में है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब भी हमें पोजीशन डालना होता है तो पोजीशन के लिए विच की हेल्प नहीं ली जाती है। पोजीशन के लिए या तो हम हुज का यूज करते हैं, WHOSE हुज, या हम यूज करते हैं ऑफ विच का पोजीशन डालने के लिए। यूजुअली लिविंग के केस में हुज यूज किया जाता है और नॉन लिविंग के केस में हम ऑफ विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विच यूज करना गलत हो जाएगा, या हम ऐसे सही कर सकते हैं अ हाउस द रूम्स ऑफ विच। क्या लिखना चाहिए था हमें? द रूम्स ऑफ विच। तो ए पार्ट में दोस्तों गलती है यहाँ पे कहीं ना कहीं, अ हाउस विच रूम्स नहीं आएगा, अ हाउस द रूम्स ऑफ विच आर स्पीशियस इज व्हाट आई वांट। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे सही करना चाहिए था। तो ए पार्ट में दोस्तों यहाँ पे गलती है। भाई आपको सिंपली एक बात समझाई गई है कि जब भी हमें पोजीशन डालना होता है तो पोजीशन डालने के लिए हम या तो हुज यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वो लिविंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और हम या फिर ऑफ विच यूज कर सकते हैं, लेकिन विच यूज करना गलत हो जाएगा। अ हाउस ऑफ विच रूम्स हम ऐसे भी लिख सकते थे, और भी ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, अ हाउस द रूम्स ऑफ विच। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाउन ऑफ नाउन का केस बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं, क्योंकि एम्फेटिकली ये बात दिखाई गई है, ठीक है। हालांकि विच अपने एक क्या है, एक रिलेटिव मतलब प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। द रूम्स ऑफ विच आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, तो विच रूम्स लिखना गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आई रिपीट, मैंने क्या कहा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, जब भी हमें पोजीशन डालना होता है दोस्तों तो ध्यान ये रखें कि या तो हम हुज की हेल्प से दिखा सकते हैं या ऑफ विच की हेल्प से दिखा सकते हैं। अब हुज तो हम लिविंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस बेस्ड चूज करते हैं, और ऑफ विच हम नॉन लिविंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस बेस्ड चूज करते हैं। सिर्फ विच यूज करना यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, अ हाउस द रूम्स ऑफ विच, ऐसे लिखेंगे, यानी ए पार्ट में दोस्तों एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी विद ईच अदर, ठीक है, एंड नो वन वॉज रेडी टू बर्च एंड दिस इज वॉट लेड टू द डिवीजन ऑफ द पार्टी। तो ये हमें सेंटेंस दिया गया है। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश फिर से पहले आपकी तरफ से की जाए। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन इससे ठीक पहले हमने डिस्कस किया था। देखिएगा, अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी विद ईच अदर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ईच अदर तो दो के लिए यूज किया जाता है। दो से ज्यादा के लिए हम जो रिलेटिव, दो से ज्यादा के लिए जो हम रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों, वो क्या यूज करते हैं, वन अनदर यूज करते हैं, वन अनदर। भाई ध्यान ये रखिए दोस्तों, ईच अदर और वन अनदर ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। दो के लिए यूज किया जाता है ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है वन अनदर। ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी आया था दोस्तों, आप देख सकते हैं। भाई ये भी अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है दोस्तों, ध्यान रखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो अगर गलती से रिलेटिव प्रोनाउन निकला है मेरे मुंह से तो प्लीज आप देख सकते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो दो के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं भाई वन अनदर। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो गलती है दोस्तों बी पार्ट में है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। सर सिंपल सी एरर है, काफी बच्चों का उम्मीद करता हूं कि आंसर आ गया होगा। देखो, ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक्स, यहाँ पे बात की गई है मेरी नोटबुक्स की, और साथ में किसकी, एज वेल एज हम बोलना चाहते हैं आपकी भी नोटबुक्स की बात की गई है। तो योर्स को लिखने का तरीका दोस्तों गलत हो जाएगा, बजाय इसके क्या लिखना चाहिए, योर्स, ऐसे। वैसे भी समझ सकते हो दोस्तों कि एपोस्ट्रोफी का यूज भी हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं, और योर तो अपने आप में हाई पोजेशन के लिए यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो दोनों एक तरीके से पोजेशन को इंडिकेट करने वाले शब्द एक साथ तो यूज करना गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से तो लिखना गलत है। तो हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर नोटबुक्स। अब योर नोटबुक्स की बजाय हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, एक एब्सोल्यूट प्रोनाउन, क्योंकि दिस इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है जो सेंटेंस में दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, योर्स को लिखने का तरीका ये रखेंगे। तो सी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, देख सकते हैं। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। देखो यहाँ पे दोस्तों इस बात का तो हमें ध्यान रखना ही था कि एब्सेंटेड के ठीक बाद या तो कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई सेल्फ पैटर्न आएगा, जो कि अपने आप में एक क्या होता है दोस्तों, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है।
जो कि अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आई रिपीट, मैंने कहा कि एब्सेंटेड भी उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है जिनके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना मैंडेटरी होता है। या तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन प्रोनाउन। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम सेल्फ पैटर्न यूज करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज किया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या कोई सेल्फ पैटर्न जो भी आएगा दोस्तों, वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट यही होता है। अब ऑफिसर सिंगुलर है दोस्तों, तो सिंगुलर ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ना कि प्लूरल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिमसेल्फ। हालांकि हर सेल्फ भी लिख सकते हो, क्योंकि जेंडर का नहीं पता सिर्फ ऑफिसर लिखने से, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या समझा जाएगा, हिमसेल्फ, जस्ट बिकॉज क्योंकि सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है, इस वजह से। तो दोस्तों सी पार्ट में आपका यहाँ पे एरर था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। हर वो बच्चा जो प्रोनाउन टॉपिक एक बार कवर कर चुका है, पढ़ चुका है दोस्तों, उसको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके बीच है दोस्तों, मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस पर यहाँ पे आएंगे। प्लीज एक कोशिश पहले आप अपनी तरफ से कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स, ठीक है, दो पिक्चर्स में से किसी एक की बात की गई है, विच, अब देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ठीक बाद आने वाली वर्ब इससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। पिक्चर्स प्लूरल था तो आपकी वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल सही है। विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस, बिल्कुल सही है। इज वर्थ सीइंग, भाई बिल्कुल सही है ना, क्योंकि यहाँ पे आइदर के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, तो कोई गलती नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, तो डी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, यानी नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। ये दो बार लिख दिया भाई, आप एक बार समझ सकते हैं। देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री, मान लो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। अब देखना ये है कि सेंटेंस सही है या गलत है, या कोई गलती तो नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। देखो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एरर ना सी पार्ट में नजर आ रही होगी। काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे आया होगा, कैसे जरा देखिएगा भाई। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल होता है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये हु अपने आप में दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन बात करता है, रिलेट करता है अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को। तो ये दोज लिखा हुआ है, यानी इसके अकॉर्डिंग हम आगे पैटर्न देखेंगे। भाई हु अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, यानी एंटीसीडेंट को। अब दोज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों, है ना, दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस बिल्कुल सही है। हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो सेक्रीफाइस जो है ये भी सही है, क्योंकि दोज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज की गई है। लेकिन दोस्तों जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है वो भी तो दोज के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा ना, वो भी तो प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा। तो बजाय हिज के हमें क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे देयर का यूज करना चाहिए, यानी सी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर है। देखो सीधी सी एरर थी, एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब या एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, भाई आता किसके अकॉर्डिंग है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों आपका, और इसके बाद आने वाली वर्ब देख सकते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग दोज के अकॉर्डिंग, दोज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा दोस्तों ये सिंगुलर थोड़ा ही ना आएगा, ये भी दोज के अकॉर्डिंग कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हिज नहीं देयर आएगा, यानी सी पार्ट में भाई यहाँ पे एरर थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, आई नो दैट माई फ्रेंड अर्न्स मोर देन मी डू बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्रेजेंट स्टेटस।
तो ये दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है। मैं चाहूंगा फिर से एक कोशिश आपकी तरफ से की जाए। सिंपली आप क्वेश्चन की एरर निकाल सकते हैं सेंटेंस के अंदर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आप सोल्व कर चुके हैं। देखो, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि माई फ्रेंड अर्न्स मोर देन, मी डू नहीं आएगा दोस्तों, मोर देन आई डू आएगा, मोर देन आई डू। ठीक है, माई फ्रेंड अर्न्स कमाता है मोर देन किससे ज्यादा, जितना मैं कमाता हूं, मोर देन आई डू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, आई आएगा दोस्तों, मी नहीं आएगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग्स के बीच किया जाता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ किया जाता है। अब देखिएगा, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि माई फ्रेंड अर्न्स मोर देन किससे ज्यादा। अब मी तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना भाई, माई फ्रेंड अर्न्स, ये दोस्तों अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस है, और एक सब्जेक्ट का कंपेयर किसके साथ करेंगे, सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट थी, तो मी नहीं आई आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, शायद क्लियरिटी आ जाए, मैं लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा ही इज रिचर देन, दोस्तों हम मी नहीं लिखते, ही इज रिचर देन क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, जिसके पीछे का एम हिडन होता है, ही इज रिचर देन आई। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों, माई फ्रेंड अर्न्स मोर देन, मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। अब ही सब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आप लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि इनफॉर्मली अगर हम बात करें तो चलता है, आप ऑब्जेक्टिव केस भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव पर्पज से, तो ध्यान ये रखना होता है, वहाँ पे ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखें, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी मी नहीं, आप आई का यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं बी पार्ट को लेकर यहाँ पे एरर थी, इजिली काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन बी फ्रेंड everybody, okay, you can be friend everybody, but I, because I can never trust you seeing your behavior। तो ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, मैं चाहूंगा फिर से एक कोशिश आपकी तरफ से की जाए। सीधी से ही कह रहा है, देखो, you can be friend everybody, ठीक है, but I, because I can, देखो कहीं ना कहीं इस पार्ट को लेके गलती नजर आ रही है, क्योंकि यार यहाँ पे बट जो शब्द है ना, अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया है। और एक प्रेपोजिशन के ठीक बाद दोस्तों, एक प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे आई नहीं, बेसिकली हमें जरूरत किसकी है, मी, बट मी। यू कैन बी फ्रेंड एवरीबडी बट मी, मतलब आप किसी के भी दोस्त हो सकते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। देखो ये सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है भाई, इस बात का ध्यान रखें। बट का जब मीनिंग क्या हो दोस्तों, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, या आप ऐसे समझिएगा कि बट का जब सेंस क्या हो, बट का जब सेंस हो के सिवाय, तो वैसी सिचुएशन में वो प्रेपोजिशन होता है, और एक प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे कि आप जानते ही हो कि किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और कंजंक्शन के बाद आता है दोस्तों सब्जेक्टिव केस। तो बट का मतलब जब हो के सिवाय, एक्सेप्ट, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन बट का मतलब जब लेकिन होता है ना, तब वो क्या होता है दोस्तों, एक कंजंक्शन होता है, तब उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। अब यहाँ पे देखो, यू कैन बी फ्रेंड एवरीबडी बट मी आएगा, मतलब किसी के भी दोस्त हो सकते हो आप सिवाय मेरे। बिकॉज आई कैन नेवर ट्रस्ट यू, मतलब क्योंकि मैं तो ट्रस्ट नहीं करता ना, पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, आई कैन कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई कैन नेवर ट्रस्ट यू सीइंग योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर को देखते हुए। तो इस बात को आपने समझा यहाँ पे दोस्तों, कि यहाँ पे जो गलती थी वो बी पार्ट में एरर थी, क्योंकि बट शब्द यहाँ पे एक कंजंक्शन नहीं है, एक प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, और एक प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे आई नहीं, मी की रिक्वायरमेंट है, तो बी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न, ठीक है, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट, मतलब आप उतने इंटेलिजेंट नहीं है एज हिम। भाई यहाँ पे देखो छोटी सी एरर है, सिंपली एरर है दोस्तों, हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा।
यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही, मतलब आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना कि वो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, एक सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिम नहीं आएगा, एज ही आएगा, यानी सी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर हुई है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक का पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस आपके बीच है। मैं चाहूँगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। आप वीडियो को पॉज करके अपने अपने एफर्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स यहाँ पे लगाए होंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके बीच है, द 7 ब्रदर्स फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। उम्मीद करता हूं कि काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा। देखो यहाँ पे सेंटेंस में कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे भाई। लिखा हुआ है द 7 ब्रदर्स, यानी 7 भाइयों की बात की गई है। इसके आगे पढ़ते हैं, द 7 ब्रदर्स फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। दूसरा यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट किया, लिखा हुआ है दोस्तों ईच अदर। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि ईच अदर अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो कि हम यूज कब करते हैं, जब भी हम दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात करते हैं तब हम ईच अदर का यूज करते हैं भाई। तो ईच अदर यूज किया जाता है दोस्तों दो के लिए। जब भी हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे वो वन अनदर यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेके यहाँ पे एरर बनता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है 7 ब्रदर्स की, तो ईच अदर यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यहाँ पे यूज करना चाहिए। इसका मतलब बी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है भाई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, एनी ऑफ दीज 2 बॉयज इज योर ब्रदर। यानी कहीं ना कहीं सेंस क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि इन दो लड़कों में कोई एक क्या है, आपका भाई है। तो इस तरीके की यहाँ पे सेंस दिखाने की कोशिश की गई है। अब भाई आप सभी जानते हो कि जब भी हम बात करेंगे दो में किसी एक की, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं आइदर शब्द का, या आप इसको ईदर भी बोल सकते हो, कि जब भी दो में किसी एक की बात की जाती है तो ईदर शब्द का हम यूज करते हैं। भाई एनी का यूज आप कब करते हो, जब बात की जाएगी दो से ज्यादा में किसी एक की, दो से ज्यादा में जब हम किसी एक की बात करेंगे दोस्तों तब यूज किया जाता है एनी। तो या इसके अलावा भी काफी सारी टर्म्स आप यूज कर सकते हैं दो से ज्यादा में जब किसी एक की बात करेंगे, जैसे एनी यूज किया जा सकता है, वन भी यूज किया जा सकता है, या हम एनी वन का भी यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल ये ध्यान रखना था आपको कि दो में किसी एक की बात की जाती है तो हम आइदर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एनी यूज करना गलत हो जाएगा। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है, एनी की जगह हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे आइदर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, आइदर ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा भाई। अभी इससे ठीक पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था आपके बीच, वहां पे भी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मतलब ऑलरेडी कवर करा दिया था। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे बात की गई है 4 में से किसी एक की। देख सकते हैं आइदर ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ये लिखा हुआ है। अब भाई दो से ज्यादा में किसी एक की बात कर रहे हो ना भाई, 4 है तो 4 का मतलब क्या है, दो से ज्यादा की बात की गई है। अब दो से ज्यादा में किसी एक को दिखाना है दोस्तों, तो आइदर यूज करना गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी ए पार्ट में ही एरर है कि आप आइदर का यूज नहीं करेंगे, बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, एनी शब्द का यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो सिंपली आपने ये एरर यहाँ पे सोल्व कर ली होगी भाई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो समझने लायक था भाई, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है वन, जो कि अपने आप में एक प्रोनाउन है, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है कि ये अपने आप में एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब आप सभी जानते हो दोस्तों कि जब वन जो है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन का रोल प्ले करता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर वो वन के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। अब वन के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है वंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती इसी पार्ट को लेके है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज, यार हिज जो होता है ना वो तो ही के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। वन के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हमारा वन के अकॉर्डिंग वो क्या बनेगा, वंस बनेगा। इसका मतलब जो एरर है दोस्तों इस पार्ट में है, बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। वन के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली
डिड नॉट बाइट हिम। अच्छा, यहाँ जो एरर है ये है भाई बी पार्ट में। देखो दोस्तों, एरर क्या है कि यहाँ पे जो विच यूज़ किया गया है ना, ये कहीं ना कहीं गलत यूज़ किया गया है। वो कैसे, जरा समझिएगा। बजाय विच के हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए दैट का। देखो है क्या, यहाँ पे जो ये विच जो शब्द यूज़ किया गया है ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है भाई? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? जो अपने से ठीक पहले आने वाले एंटीसीडेंट को लेके डिस्कस करता है, यानी उसको रिलेट करता है। अपने से ठीक पहले आने वाले एंटीसीडेंट से मतलब क्या है? अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही रिलेट करता है, उसी की बात करता है। और एक रिलेटिव प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है यूजुअली किसी सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन बनने का होता है। अब काफ़ी डिटेल में आपने प्रोनाउन टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम बात करेंगे किसी एनिमल की या किसी नॉन लिविंग थिंग्स की, तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो विच यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब बात तो भले हम एनिमल की कर रहे हैं, यहाँ पे डॉग की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपको हिंट मिला होगा, एक कीवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है दोस्तों द सेम। क्या लिखा हुआ है? द सेम। जिससे हमें समझ में आया कि हमें यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है? दैट यूज़ करना है। क्योंकि आपने एक चीज़ और वहाँ पे पढ़ी थी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कि जब हम दो अलग अलग कैटेगरी की बात करेंगे तब भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जब हम एम्फेटिकली किसी बात को दिखाने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसे समझिएगा कि कुछ हमारी टर्म्स होती है, कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो कभी भी आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे दोस्तों, वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। काफ़ी डिटेल से रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर वो वर्ड्स मार्क किए गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आपको नजर आए दोस्तों एवरीथिंग, या मैं बात करूँ एवरीवन की, या हो सकता है नथिंग, द फ्यू, द सेम, द लिटल, ऑल, नन, ETC एटसेट्रा। मतलब काफ़ी वर्ड्स हैं जो कि आपको प्रोनाउन टॉपिक में ऑलरेडी कवर कराए गए हैं भाई, लिखे हुए हैं। फिलहाल इनका ध्यान रखें। कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे यूजुअली वो क्या यूज़ करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक हिंट आपको मिला हुआ द सेम। इसका मतलब जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? दैट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ईजिली आपने ये बात समझ ली यहाँ पे भाई। अब आते हैं दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस फिर से आपके बीच है। मैं चाहूँगा एक कोशिश आपकी तरफ से कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करते हैं भाई। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द ऑर्फनेजेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, मतलब बात की गई है अनाथालयों की, जो कि कहाँ पे है? इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर है। ठीक है, और वो सिटीज कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। ठीक है, द ऑर्फनेजेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया, दे आर फाउंडेड बाय जेनरस डोनर्स। देखो काफ़ी बच्चों का आंसर पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जो एरर है दोस्तों वो बी पार्ट में है। एरर ये है कि यहाँ पे दे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है ना, ये अननेसेसरी है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा जरा, द ऑर्फनेजेस इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया आर फाउंडेड बाय जेनरस डोनर्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए था। यहाँ पे दे प्रोनाउन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये अननेसेसरी है, तो इसलिए इसी पार्ट को लेकर एरर है। तो बी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। देख सकते हैं आप, द कैंडिडेट यानी कैंडिडेट की बात की गई है, बीइंग अ ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट होने के नाते जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। तो ही लिखने की क्या जरूरत है भाई? द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होने के नाते क्या है? इज एलिजिबल। तो ही लिखना यहाँ पे अननेसेसरी है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। देखो इस बात को थोड़ा सा अलग अंदाज में आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिएगा, ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बीइंग अ ग्रेजुएट द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर।
ऐसे पढ़ोगे तब भी ये क्लियर हो जाएगा आपको। यानी फाइनली इजी सा सेंटेंस था दोस्तों, आपने पढ़ा था तो पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ही की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी है। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड था जिससे पहले वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे हैव इन्वाइटेड रीना एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे दे जो है दोस्तों अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनने का रोल प्ले कर रहे हैं। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इन्वाइटेड है मेन वर्ब। अब इन्वाइटेड का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? एक तो ये नाउन है रीना, और कौन है? एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आई। देखो यहाँ पे जो गलती है दोस्तों कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेके है कि आई नहीं होना चाहिए, बजाय इसके क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था। यानी जो एरर है बी पार्ट में है, रीना एंड मी होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि इन्वाइटेड शब्द यहाँ पे वर्ब है, और जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी वर्ब के बाद या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद भाई हमेशा जो आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस आता है। किसी भी वर्ब या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद यूजुअली क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस आता है। भाई देखो कोई नाम होगा, कोई नाउन होगा तो लिख देंगे, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का रोल प्ले करेगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आई तो सब्जेक्टिव केस था, इसलिए आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा इसको मी से, क्योंकि रीना एंड मी ये दोनों ही मिलकर इस इन्वाइटेड वर्ड का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसे समझ सकते थे। हालांकि कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये भी हो सकता था कि सर एंड कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, तो आई में दिक्कत क्या है? भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रीना एंड आई जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा आपको प्रोनाउन का, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीना एंड मी, यानी जो एरर है दोस्तों बी पार्ट में है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज हिम हु डिड इट। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे इट जो है अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और इस बात का ध्यान रखें आप भाई, जब इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसके ठीक बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। अब देख सकते हैं इसके ठीक बाद जो बी फॉर्म यूज की गई है वो सिंगुलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इज अपने आप में दोस्तों सिंगुलर वर्ब है। और एक बात को और ध्यान रखें कि इस वर्ब के ठीक बाद जो भी केस आएगा, जैसे यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी केस आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। इस बात को ऐसे ध्यान रखें कि इट के साथ आने वाला जो केस होता है दोस्तों वो नॉमिनेटिव होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। इसका मतलब यहाँ पे हिम नहीं आएगा, क्या लिखना चाहिए था? इट इज ही। जैसे हम बोलते हैं इट इज आई, इट्स मी बोलना गलत होता है, बजाय इसके क्या बोलना चाहिए? इट इज आई, क्योंकि इट के साथ यहाँ पे जब इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो अपने साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस लेता है, नॉमिनेटिव केस लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा इट इज ही, यानी ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। देखो यहाँ जो गलती है सीधी सी एरर है, सी पार्ट में है। यहाँ पे देन के बाद मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। हालांकि इनफॉर्मली अगर देखने का काम करें तो ठीक है, लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव पर्पज से चीज़ें देखने का काम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, तब यहाँ पे हम एरर निकालने का काम करेंगे तो यहाँ पे मी नहीं आई आएगा। ऐसा क्यों? प्लीज़ समझिएगा भाई। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो कंपैरिजन होता है ना वो सेम थिंग्स के बीच होता है। भाई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करोगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है कंपेरेटिवली किसके? देन यहाँ पे लिखा हुआ है मी। भाई राम को कंपेयर कर रहे हैं ना कि राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है। राम क्या है दोस्तों? अपने आप में सब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट से ही तो करेंगे ना। अब मी तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। देखो आई के बाद ना एम हिडन होता है, पूरा सेंस ऐसे समझिएगा, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। ये एम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, हिडन है, लेकिन इसका सेंस यही है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही कंपेयर किया जाता है, तो सी पार्ट में यहाँ पे एरर थी, आप इजीली ऐसे देख सकते थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स पर। तो कुछ क्वेश्चंस फिर से आप देख सकते हैं आपके बीच है। मैं चाहूँगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से कीजिए, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को देखने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके बीच? हरसेल्फ इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेल हरसेल्फ ऑफ एनी चांस टू प्रॉस्पर। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो यहाँ जो गलती है दोस्तों इसी पॉइंट को लेके है। हरसेल्फ अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
और जैसे कि आप जानते हो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट बनने का होता है। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता है सेंटेंस के अंदर। तो हर सेल्फ को सब्जेक्ट की पोजीशन पर लिखना ही गलत है। वजह इसके हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेल हर सेल्फ ऑफ एनी चांस टू प्रोस्पर। तो यहाँ जो एरर है वो ए पार्ट में है भाई, शी लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नो एरर। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करा दे रहा हूँ आपको कि कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर दोस्तों कुछ वर्ब्स दिखाई दे जो कि अपने आप में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैं कवर कर दे रहा हूँ, हालांकि बहुत डिटेल में प्रोनाउन टॉपिक के अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन कवर कराया गया था। अब ये जो एरर है वो इसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखिएगा, कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको वर्ड कौन कौन से नजर आए, अगर आपको नजर आए दोस्तों एंजॉय, और अगर ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब की तरह यूज किए गए हैं किसी स्टेटमेंट के अंदर, एंजॉय वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए या अवेल देखने को मिले, प्राइड देखने को मिले भाई, इंट्रोड्यूस हो सकता है, कट, एक्वेट, एब्सेंट, प्रेजेंट, रिकंसाइल, और भी काफी सारी टर्म्स बन सकती है। मैं फिलहाल लिख देता हूं ईटीसी। भाई प्रोनाउन टॉपिक में काफी वर्ड्स लिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये शब्द नजर आए तो ध्यान ये रखना होता है दोस्तों, इनके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी होता है। जब ये शब्द एक रिफ्लेक्सिव वर्ब बनने का काम करते हैं तो इनके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी होता है। या तो इनके ठीक बाद सेंटेंस में आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला तो हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं इन शब्दों के ठीक बाद, जो कि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बनने का ही काम करता है, यानी एक डमी ऑब्जेक्ट हम इनके बाद यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस से समझिएगा भाई, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं ये काफी डिटेल में मैं समझा चुका हूं कि या तो किसी भी वर्ब के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऐसे समझ सकते हो। या फिर आपको बताया था कि वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब से क्वेश्चन पूछ के देख लेना, वोट या होम का अगर किसी एक का भी जवाब मिल रहा है ठीक वर्ब के बाद तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है, वरना ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया सेंटेंस के अंदर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो यार, यहाँ पे अवेल आप देख सकते हैं इन्हीं शब्दों में से एक शब्द है और इसके बाद लिखा हुआ है ऑफ, जो कि अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है भाई। हमें जरूरत है वर्ब के ऑब्जेक्ट की, यानी इसके ठीक बाद आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ पे जरूरत है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अब यू के अकॉर्डिंग जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, योर सेल्फ। हालांकि यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ्स भी बनता है, YOURSELVES, लेकिन इस बात का ध्यान रखें भाई, यू जब किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपके लिए, तो योर सेल्फ हो जाएगा, और जब आप सभी के लिए यूज किया जाएगा तो योर सेल्फ्स हो जाता है। अब यहाँ पे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें क्लियर हो गई है कि यू शुड ऑलवेज अवेल, हमें क्या लिखना चाहिए, योर सेल्फ इसके ठीक बाद। अब ये सेंटेंस आपका सही बन जाएगा, यानी जो एरर है दोस्तों बी पार्ट में है। अच्छा यार, ये बात आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अवेल के ठीक बाद देखिएगा, यहाँ पे भी ऐसी ही वर्ब है और अवेल के ठीक बाद देख सकते हैं, इसने ऑलरेडी क्या दिया था, सेल्फ पैटर्न दिया था, यहाँ पे हर सेल्फ दिया था। तो इजीली एक आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखिए कि जो वर्ड्स है इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना मैंडेटरी होता है, या तो ऑब्जेक्ट देगा, नहीं देगा तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज कर देंगे, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है ऑब्जेक्ट बनने का सेंटेंस के अंदर। इसको एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होता है, वैसे ही इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मून मे बी द बेस्ट प्लेस, मतलब मून जो है वो बेस्ट प्लेस हो सकता है, मे बी द पॉसिबिलिटीज है, द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज देयर फुटप्रिंट्स, ओके, ऑन देयर सरफेस वुड लास्ट फॉर लॉन्गर देन रेडियो। ये सिग्नल होगा दोस्तों, है ना, ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं मिसप्रिंट है, ये सिग्नल होगा, हम इसको सिग्नल समझ लेते हैं, रेडियो सिग्नल की ऐसा लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं सेंटेंस सही है या गलत है। देखो यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट किया होगा दोस्तों, जो एरर है वो बी पार्ट में है,
क्योंकि यहाँ पे देयर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है वो गलत यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे द मून सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पॉजेसिव एडजेक्टिव, भाई मून के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे देयर थोड़ा ही ना यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इट्स सरफेस। किसके सरफेस की बात की गई है, मून के सरफेस की। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा दोस्तों, क्या यूज किया जाएगा, इट्स शब्द का आप यूज करेंगे। तो इजिली ऐसे देख सकते थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा which was sitting in the canteen at the time when she should be attending the classes। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। मैं चाहूँगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद हम इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों टेक योर टाइम, जल्दी से कोशिश करें आप सभी। चलो भाई स्टार्ट करते, हो गया होगा, देखिएगा पॉइंट क्या है। द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा विच वॉज सिटिंग। देखो आप सभी जानते हो कि विच यहाँ पे अपने आप में दोस्तों क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेट करता है या यूजुअली रिलेट करता है अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, यानी उसी की बात करता है। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन का हम कब यूज करते हैं, जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तब यूज करेंगे, या एनिमल्स की बात करेंगे तब यूज करेंगे। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा, जो कहाँ बैठी हुई थी, वॉज सिटिंग इन द कैंटीन एट द टाइम व्हेन शी शुड बी अटेंडिंग द क्लासेस। यानी हम यहाँ पे किसी नॉन लिविंग की या किसी एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लिविंग की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करना ही गलत हो जाएगा, बजाय इसके क्या आना चाहिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन का आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों इसी पॉइंट को लेकर एरर है, तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। The only option is for the bank to modernize its operations at all their branches। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ जो गलती है दोस्तों, जब आपने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रही है कि यहाँ जो एरर है वो इस पार्ट को लेके, सी पार्ट को लेके है। एरर क्या है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, देयर ब्रांचेस। क्या लिखा हुआ है, देयर ब्रांचेस। अब किसकी ब्रांचेस की बात की गई है, बात की गई है बैंक की ब्रांचेस इसकी। अब बैंक तो यार सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा ना, क्योंकि बैंक तो सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग देयर यूज करना तो पॉजेसिव एडजेक्टिव गलत हो जाएगा। तो सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, देयर नहीं, इट्स का आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर थी भाई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स the board of directors want the facilities of car and accommodation or itself। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे itself को लेके एरर है, क्योंकि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने का काम करेंगे आप। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई है, तो itself यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, themselves का यहाँ पे यूज करना चाहिए। यानी सी पार्ट को लेके दोस्तों यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, वी बोथ हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बट फाइनली ऑल द डाउट्स बिटवीन यू एंड आई आर क्लियर्ड। देखो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया गया था। यहाँ पे जो एरर है दोस्तों सिंपल सी एरर है, सी पार्ट में है। एरर क्या है कि बिटवीन शब्द अपने आप में आप सभी जानते हो एक प्रेपोजिशन है, और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, जो कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है हमारा। तो यू तो ठीक है ऑब्जेक्टिव केस है, और एंड के ठीक बाद जो यहाँ पे आई लिखा हुआ है दोस्तों गलत है, बजाय इसके क्या होना चाहिए, मी शब्द का हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पे आई नहीं मी आएगा, क्योंकि किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो यहाँ पे आई को हम चेंज करेंगे मी से। तो इसी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। देखो ऐसा क्वेश्चन शायद हमने प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दोस्तों एवरीबडी एंड एवरीथिंग, यानी बडी लिविंग है, थिंग यानी नॉन लिविंग है, दो अलग अलग कैटेगरी की बात की गई है। तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया जाएगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एवरीबडी लिखा हुआ है या एवरीथिंग लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो बजाय इसके हमें लिखना चाहिए दैट। इसके बाद रिमाइंड्स लिखना बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे इसी पार्ट को लेके एरर है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा,
बी पार्ट। तो बी पार्ट को लेके यहाँ पे आपकी एरर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क दे मे लीव। देखो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा। 19th में जो एरर है दोस्तों वो सी पार्ट में है। देखो क्या है यहाँ पे, समवन जो है ना हमारा अपने आप में एक इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नोवन, नथिंग, काफी सारे वर्ड्स हमारे, ये दोस्तों अपने आप में इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और एक इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम यूजुअली एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह देखने का काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे समवन है, समबडी है, ये एक लिविंग की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पे जो दे यूज करना है वो गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए था, ही मे लीव। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं दे नहीं, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो इसी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है, अकॉर्डिंग टू समवन यहाँ पे दे नहीं ही आएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीस दैट आर द प्राइज्ड पोजेशन ऑफ आवर फैमिली। तो ये क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ना जो एरर है दोस्तों वो है आपका, इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है। एरर क्या है भाई, आप सभी जानते हो, देखो ऑफ प्रेपोजिशन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन होता है दोस्तों सिलेक्शन का। जब भी ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन की बात करता है तो ऑफ प्रेपोजिशन के ठीक बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ये ध्यान रखिए हमेशा प्लूरल होगा। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द वर्कर्स, इस तरीके से ध्यान रखिए कि ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं दोस्तों वो प्लूरल यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीस नहीं आएगा, पीसीज आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस पार्ट को लेके एरर है, तो पीसीज शब्द का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो एरर है दोस्तों वो है आपका पी पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी पार्ट। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आइदर ऑफ द 5 men विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। देखो बहुत ही सिंपल एरर है, क्योंकि ऐसा ही एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया था दोस्तों, आप सभी ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब भी हम बात करेंगे, अभी ठीक थोड़ी देर पहले हमने क्लियर किया था कि दो में से एक की बात की जाती है तो आइदर यूज किया जाएगा, दो से ज्यादा में एक की बात करेंगे तो दोस्तों एनी यूज करेंगे, दो से ज्यादा में किसी एक की तो एनी यूज करते हैं या एनी वन यूज करते हैं या वन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब आइदर यहाँ पे यूज करना गलत हो जाएगा। देखो ऑफ के बाद बात की गई है 5 men की, तो 5 लोगों में से किसी एक की बात की गई है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब आइदर यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके दोस्तों क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे एनी शब्द का हमें यूज करना चाहिए। यानी जो एरर थी यहाँ पे ए पार्ट में एरर थी। उम्मीद है भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ये पार्ट में एरर है भाई। While the president was inspecting the guard of honor, each of the soldier saluted him in their turn। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो काफी बच्चों का आंसर शायद यहाँ पे भी आ गया होगा भाई, है ना, बहुत ही एक सिंपल सा पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ कि काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा। देखो यहाँ पे भी वही बात है भाई, लिखा हुआ है ईच ऑफ द, भाई ऑफ प्रेपोजिशन के ठीक बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है दोस्तों कैसा रहेगा, वो रहेगा आपका प्लूरल। तो ईच ऑफ द सोल्जर नहीं होगा, सोल्जर्स होगा। ईच ऑफ द सोल्जर्स, ईच ऑफ द सोल्जर्स सैल्यूटेड हिम इन देयर टर्न। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और है नोट करने का, यहाँ पे देयर भी नहीं होना चाहिए भाई, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ईच ना बात करता है इंडिविजुअली, अलग अलग की बात करता है। तो ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और मेन सब्जेक्ट खुद ईच होता है। जो ऑफ प्रेपोजिशन से पहले जो शब्द आता है ना दोस्तों वो मेन सब्जेक्ट होता है यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर। अब मेन सब्जेक्ट ईच यानी इंडिविजुअली अलग अलग की बात करेगा, तो इसका मतलब उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वर्ब सिंगुलर आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी उस सेंटेंस में सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देयर नहीं, हिज टर्न होना चाहिए। While the president was inspecting the guard of honor, each of the soldiers saluted him in his turn। तो इस तरीके से यहाँ पे बनना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जो एरर है दोस्तों इसी पार्ट को लेके है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He introduced to the chairman as the general secretary of that party। देखो यहाँ पे ना
एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, वैसे तो यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट हम समझ सकते हैं, सेक्रेटरी की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा ठीक कर लेंगे, TARY कर लेंगे इसको, TARY, ये मिसप्रिंट समझ सकते हैं। हालांकि TORY भी सही है, लेकिन ये ध्यान रखें SECRETARY ये नाउन होता है और TORY वो कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे नाउन की रिक्वायरमेंट है तो ARY स्पेलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे हम प्रिंटिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। अब मानते हैं कि ये सही दिया गया है और इसके अलावा सेंटेंस में कोई गलती ढूंढनी है भाई। अब देखिएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन। अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ वर्ड्स लिखाए थे आपको, यहाँ पे देख सकते हो, इंट्रोड्यूस एक हमारा ऐसा वर्ब है, एक ऐसी रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिसके ठीक बाद हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद तो टू है, एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद द आर्टिकल है, चेयरमैन एक नाउन है जो कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड के ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जिसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी होता है। या तो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा इसके ठीक बाद, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम ऑब्जेक्ट बनने का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। यानी जो एरर है दोस्तों वो ए पार्ट में है। उम्मीद है भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, whomever comes late will not be allowed to make his presence in the register। देखो यहाँ पे जो एरर है वो ए पार्ट में है, पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के ठीक पहले हमें एक सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है। तो कम्स वर्ब से ठीक पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है, तो whomever नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, whoever। तो ए पार्ट में एरर है, सीधी सी और सिंपल सी एरर थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। देखो 25th की अगर बात की जाए, जो एरर है दोस्तों ए पार्ट में है, यहाँ पे योर नहीं योर्स होना चाहिए। योर्स का मतलब क्या होगा, योर प्रॉब्लम्स। योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। माइन का मतलब ये क्या है, एज माई प्रॉब्लम्स। देखो आप सभी जानते हो कि एक ही सेंटेंस में एक नाउन को एक से अधिक बार यूज करना कहीं ना कहीं गलत होता है। उसके रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए ही दोस्तों हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ा होगा एक पॉइंट, एक हमारा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है जो सेंटेंस में दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखना हो हमें योर्स, तो योर्स का सेंस क्या बनता है, योर्स इज इक्वल टू योर प्लस वो नाउन होता है जो सेंटेंस में दिया जाता है। माइन इज इक्वल टू माई प्लस वो नाउन होता है जो सेंटेंस में दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अब हमें देखो यार, वैसे भी ये वर्ब है आर, और वर्ब से ठीक पहले, आर वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले दोस्तों एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या कोई प्रोनाउन करेगा, या कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है जो नाउन के समान हम बनाने का काम करते हैं। अब इस बात का ऐसे ध्यान रखें भाई, इससे ठीक पहले कोई एडजेक्टिव थोड़ा ही ना आएगा। योर तो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव थोड़ा ही ना आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, तो योर्स आएगा। तो एरर तो ऐसे भी पकड़ी जा सकती थी। वैसे सेंस समझिएगा दोस्तों, हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माई प्रॉब्लम्स, लेकिन बार बार प्रॉब्लम्स थोड़ा ही ना लिखते चलेंगे हम, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमने लिखा योर्स, योर्स का मतलब होगा योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज, और माइन का मतलब है माई प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे भी आपने माइन का यूज किया, यानी जो गलती है दोस्तों ए पार्ट में थी। एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर दे रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी। देखिएगा, जैसे मैंने कहा योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस। देखो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, योर हाउस यानी आपका घर बेहतरीन है मेरे घर से, लेकिन माई हाउस लिखने की वजह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हाउस एक बार जब लिख चुके हैं तो बार बार हाउस नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें सेंस तो यही दिखाना है। अब माई हाउस को हम कैसे प्रोनाउन से रिप्लेस करें जो इसी तरह का सेंस दे, तो हम रिप्लेस करेंगे इसको माइन से। योर हाउस इज बेटर देन, हम माई हाउस लिखने की वजह दोस्तों क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे। तो इसी तरह का यहाँ पे पैटर्न यूज किया गया है। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी। अब आते हैं दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, उसके बाद इनको भी कवर करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, अशोक इज अमंग द
few people in the world which did not blindly follow the path of others। देखो यहाँ जो गलती है दोस्तों वो है कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेके, विच को लेके, यानी बी पार्ट में एरर है। एरर ये है, यहाँ पे देख सकते हो एक हिंट मिला दोस्तों आपको, द फ्यू, भाई जिससे आपको एक हिंट मिला कि जो हम रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो विच नहीं, क्या यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये बात थोड़ी देर पहले आपको क्लियर की गई थी, आप देख सकते हैं। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर की थी, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा भाई, कुछ वर्ड्स लिखाए थे, ये शब्द कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में नजर आएंगे तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो दैट यूज करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, द फ्यू आपके सामने आप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वहां पे दैट का। तो सिंपल सी एरर थी भाई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 26 की बात की जाए तो जो एरर है दोस्तों वो है आपका पॉइंट नंबर बी में, नाइदर ऑफ देम, या हम बोल सकते हैं नीदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर सेमिनार। चलो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का आंसर शायद यहाँ पे आ गया होगा। देखो पहली बात तो नाइदर ऑफ के ठीक बाद भाई यहाँ पे जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज किया जाता है, जो कि सही है। आई रिपीट, मैंने कहा इस बात का ध्यान रखें, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, इनके ठीक बाद जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं या नाउन यूज करते हैं दोस्तों वो प्लूरल यूज करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था ऑफ प्रेपोजिशन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से एक होता है सिलेक्शन का। जब भी इस पर्पज से ये सेंटेंस में यूज किया जाता है तो इसके ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल यूज किया जाता है। तो ऑफ के बाद दैम यूज करना बिल्कुल सही है, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो नाइदर होगा ना, नाइदर होगा ना, जो एक नेगेटिव सेंस में बात करता है। अब देखो नाइदर ऑफ दैम, अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी दोस्तों वो सिंगुलर आएगी। एक तो इसी पॉइंट को लेकर एरर बन जाएगा कि सेंड नहीं सेंड्स होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे देयर भी नहीं होना चाहिए, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, हिज पेपर्स। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो इजीली हम इस बात को ऐसे समझ सकते थे। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को समझाने से पहले या इस पॉइंट को एक बार अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। देखिएगा इस बात को दोस्तों ऐसे ध्यान रखें, आइदर, नाइदर, ईच वन, इनके ठीक बाद कभी भी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाए तो ध्यान ये रखें जो नाउन या प्रोनाउन आएगा इसके ठीक बाद वो आएगा प्लूरल। और सेंटेंस में जो वर्ब आएगी या आगे चल के जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा दोस्तों, ये कैसा आएगा, ये आएगा सिंगुलर, जो कि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और मेन सब्जेक्ट कौन होगा, जो ऑफ प्रेपोजिशन से पहले आता है वो मेन सब्जेक्ट कहलाता है। इस बात का ध्यान रख सकते हैं आप। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका इस बात का ध्यान रखिए कि आइदर, नाइदर, ईच वन के बाद जब भी ऑफ है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। जो वर्ब या पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ये मेन सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं, और मेन सब्जेक्ट कौन होता है, जो ऑफ से पहले लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है दोस्तों वो तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ही ना वर्ब आती है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पे आप दैम लिखेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन जो वर्ब है वो कहीं ना कहीं गलत लिखी हुई है दोस्तों। तो आप सेंड नहीं सेंड्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देयर नहीं, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हिज का यूज़ करेंगे, या हर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेंडर का नहीं पता तो आप यहाँ पे हिज यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब जेंडर का नहीं पता तो हम मेल की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। रीज़न ये है दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, तो हम लिखेंगे हिज पेपर्स। तो उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे बी पार्ट को लेके एरर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या भाई आपका, देखिएगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज रिटन ऑन द सब्जेक्ट। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद इस पॉइंट को भी यहाँ पे कवर करेंगे। चलो टेक योर टाइम, एक कोशिश जल्दी से करें दोस्तों।
चलो भाई समझते देखिएगा। लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जो कि अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, और एक रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेट करता है अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, जैसे कि आप जानते हो। यानी उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो डिपेंड करेगी उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है राइटर्स। अब राइटर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखने का काम करेंगे, राइटर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो कहीं ना कहीं हैज़ लिखना गलत हो जाएगा, बजाय इसके क्या लिखना चाहिए, हैव यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आई रिपीट, मैंने कहा कि दैट यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसी से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करती है। तो राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आएगा, ना कि हैज़ आएगा। तो बी पॉइंट यहाँ पे हमारा एरर का बन जाएगा, यानी बी पार्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस प्राइज ऑन द 2nd of this month। तो ये क्वेश्चन है भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा एक कोशिश जल्दी से आपकी तरफ से की जाए। देखो यहाँ जो गलती है दोस्तों बी पॉइंट में है, गलती ये है कि वंस नहीं आएगा, क्योंकि वंस जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो तो वन के अकॉर्डिंग आता है, और यहाँ पे बात की गई है एवरी वन की, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, और एक यहाँ पे लिविंग की तरह उसको देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हिज आएगा, हिज प्राइज। तो बी पार्ट को लेके यहाँ पे गलती हुई है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज। तो ये क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन आपके बीच, और सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो यार, यहाँ पे जो गलती हुई है वो कहीं ना कहीं सी पार्ट में एरर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू एयरलाइन वो गलत यूज़ किया गया है। एयरलाइन के अकॉर्डिंग दोस्तों देयर नहीं क्या आएगा, इट्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा। तो क्या आएगा, देयर एम्प्लॉइज नहीं आएगा, एयरलाइन के एम्प्लॉइज की बात की गई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे देयर यूज़ करना कहीं ना कहीं दोस्तों क्या था, गलत था। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था भाई। अब कुछ क्वेश्चंस आपके बीच है, मैं चाहूँगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। देखो पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा, द पर्सन हुम आई मेट, है ना, व्यक्ति जिससे मैं कल मिला था वो मेरा क्लासमेट था। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है, तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा यहाँ पे। तो ए पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है भाई, क्या आएगा, हु नहीं, यहाँ पे हुम रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, एक ऑब्जेक्टिव केस की नीड है। हालांकि काफ़ी बच्चे इस बात को ऐसे भी समझ के बैठे होंगे, प्रोनाउन टॉपिक के अंदर ऐसे भी कवर किया होगा कि वो ऐसे केसेस में सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी ही वर्ब्स होती हैं, या जितनी वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स उतने ही सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे भी एक बार चेक करने का काम करते हैं, देखिएगा कैसे दोस्तों। यहाँ पे द आर्टिकल है, पर्सन शब्द अपने आप में एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है इस सेंटेंस में आने वाला। एक पल के लिए मान लेते हैं नहीं पता हु आएगा या हुम आएगा। अब यहाँ पे आई अपने आप में देखो दोस्तों है तो ये जो भी है एक रिलेटिव प्रोनाउन ना, जिसका काम होता है कंजंक्शन बनने का, और एक कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्टिव केस आता है, यानी आई फिर से एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर सेकंड इस सेंटेंस में आने वाला। मेट जो है अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब नंबर सेकंड इस सेंटेंस में आने वाली। मैं वर्ब के फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि वर्ब नंबर संख्या की बात करें कि ये वर्ब नंबर फर्स्ट है इस सेंटेंस में आने वाली। मेट जो है वर्ब नंबर फर्स्ट है इस सेंटेंस में आने वाली। यस्टरडे एक एडवर्ब है, ओके। वॉज फिर से अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब नंबर सेकंड इस सेंटेंस में आने वाली। और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्लासमेट अपने आप में एक नाउन है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करने होते हैं दोस्तों। देखिएगा भाई, पहला सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा और दूसरी वर्ब ये रही, यानी जितने सब्जेक्ट है उतनी ही वर्ब है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें अलग से किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, और हु का काम तो सब्जेक्ट बनने का होता है, तो हु की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमें एक ऑब्जेक्टिव केस की नीड है। तो आंसर होगा आपका हुम। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर थी आप ऐसे भी देख सकते थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स। तो ये क्वेश्चन दिया गया है।
देखो यहाँ पे भी जो एरर है दोस्तों साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एब्सेंट हमारा एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ये उन्हीं शब्दों में से एक है जो अभी थोड़ी देर पहले कवर किए थे कि इनके ठीक बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज करना मैंडेटरी होता है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब भाई एब्सेंट के ठीक बाद तो फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमें तो वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी इसके ठीक बाद एक सेल्फ पैटर्न का यूज किया जाएगा, और यू के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ। इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्टक ऑफ द रोल्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं कि यू के अकॉर्डिंग जो सेल्फ पैटर्न है वो योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ्स भी हो सकता है। जब एक के लिए दिखाना चाहेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, जब आप सभी की बात की जाएगी तो योर सेल्फ्स भी आप दिखा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कहीं ना कहीं जो एरर है वो ए पार्ट में थी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके बीच है भाई। मैं चाहूंगा दोस्तों जल्दी से कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कवर करेंगे। देखिएगा, ओनली वन ऑफ द वर्कर्स दैट हैव कंप्लीटेड देयर टारगेट ऑन टाइम शुड बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कुछ ऐसे। अच्छा यार, यहाँ पे ना एक हिंट मिला आपको, लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ द वर्कर्स। देखो जब ओनली शब्द का यूज किया जाता है ना इस तरीके से, ओनली वन, तो ऐसे केस में दोस्तों ध्यान रखें कि जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं उसके बाद आने वाली जो वर्ब है ना वो सिंगुलर यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एम्फेटिकली बोल रहा है ओनली वन। तो जब ओनली वन मतलब किसी सिर्फ एक की ही बात की गई है, तो जब भी आपको ओनली वन दिखाई दे तो ऐसे सिचुएशन में किसी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद आने वाली जो दोस्तों जो वर्ब होती है वो कैसे यूज की जाती है, वो यूज की जाती है एक सिंगुलर वर्ब। तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। ओनली वन ऑफ द वर्कर्स दैट हैज कंप्लीटेड, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। और इसके आगे सेंटेंस आप देख सकते हैं। बाकी जो एरर है दोस्तों यहाँ पे बी पॉइंट को लेके बन जाएगा, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा आपका। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई रिपीट, मैंने ये कहा, देखो वैसे तो आप सभी जानते हो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट पर ही डिपेंड करती है। तो बच्चा सोचेगा सर वर्कर्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है, चलो मान लेते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान ये रखें, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब ओनली शब्द का यूज किया जाता है ना, ओनली वन, तो ऐसी सिचुएशन में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे दैट के बाद जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, यानी बी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। तो नेक्स्ट हमें ये पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। देखो यार, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे समझने लायक ये है कि यहाँ पे एज वेल एज एक कनेक्टर का काम कर रहा है जो कि दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। सब्जेक्ट फर्स्ट है द ऑफिसर और सब्जेक्ट सेकंड है द क्लर्क्स। और जब दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं दोस्तों। ये शब्द अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करे तो सेंटेंस में आने वाली वर्ब या पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई भी सेल्फ पैटर्न हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और मेन सब्जेक्ट ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट फर्स्ट होता है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पे है ऑफिसर। अब ऑफिसर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो देमसेल्व्स यूज किया गया है वो गलत यूज किया गया है, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी पॉइंट को लेके एरर है दोस्तों, हम यहाँ पे यूज करेंगे हिमसेल्फ। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो ऑफिसर है, और ऑफिसर के अकॉर्डिंग दोस्तों जो यहाँ पे आप जो सेल्फ पैटर्न यूज करेंगे वो हिमसेल्फ यूज करेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। हालांकि हर सेल्फ भी लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि ऑफिसर से जेंडर का नहीं पता चल रहा, नहीं पता होता तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल की तरफ ज़्यादा मूव कर सकते हैं आप, तो हिमसेल्फ यहाँ पे लिखना ठीक हो जाएगा। यानी जो एरर है दोस्तों यहाँ पे बी पार्ट में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज़ आई हु हैव डन दिस एंड यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके बीच है। देखो यार, यहाँ पे इट अपने आप में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और आप सभी जानते हो इट जब एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो ठीक उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ये देख सकते हैं सिंगुलर है, और एक सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है इट के साथ, आई सब्जेक्टिव केस है।
और ये हु अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर ही निर्भर करती है। आई के अकॉर्डिंग हैव बिल्कुल सही है, ये हेल्पिंग वर्ब है। डन यहाँ पे एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इट इज आई हु हैव डन दिस, ओके, एंड यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। भाई कोई गलती है ही नहीं सेंटेंस में, तो दोस्तों यहाँ पे जो एरर हो जाएगी, मतलब जो आंसर होगा वो होगा पार्ट डी, यानी कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, कोई गलती ही नहीं है, तो आंसर होगा नो एरर। तो डी पार्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हो रहा है आपके बीच, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 आपके बीच, नो वन एक्सेप्ट ही न्यू विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट। देखो यार यहाँ पे काफी अच्छा पॉइंट है ये कि आपने एक चीज नोट की होगी, देखो नो वन एक्सेप्ट ही न्यू विच क्वेश्चंस, ओके, देखो यहाँ पे ये जो शब्द है ना एक्सेप्ट, ये अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या भाई, एक प्रेपोजिशन है, और एक प्रेपोजिशन के बाद और एक वर्ब के बाद दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब यहाँ पे ही लिखना गलत हो जाएगा भाई, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बजाय ही के क्या लिखना चाहिए था, हिम लिखना चाहिए था। यानी जो एरर है वो ए पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस ही ऐसे बनेगा, दो वन एक्सेप्ट हिम न्यू विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमें एक मतलब ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ मैनेजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, देखो सीधी सी और सिंपल सी एरर है दोस्तों। ए यहाँ पे जो पार्ट है उसमें एरर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यू एंड माई सेल्फ नहीं आएगा भाई। माई सेल्फ तो सेल्फ पैटर्न एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो काम होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट बनने का होता है, सब्जेक्ट बनने का नहीं होता। विल मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा दोस्तों सब्जेक्टिव केस होगा। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बनने का काम ये दोनों कर रहे हैं भाई। यू एंड, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी। अच्छा यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, एंजॉय के ठीक बाद यहाँ पे द पार्टी लिखा हुआ है, यानी इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी जो एरर है वो ए पार्ट में थी। भाई इंजॉय आपने देखा होगा, मैंने कुछ वर्ड्स लिखाए थे अभी कि उनमें से एक शब्द है जिसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर थी दोस्तों ए पॉइंट को लेके एरर थी, यानी ए पार्ट में एरर थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ अ डेज। देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ पे भी आपको एक हिंट दिया गया है, द ओनली। जब द ओनली दिया जाता है तो ऐसे सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है दोस्तों, विच नहीं दैट यूज करना होता है। तो एरर इसी पॉइंट को लेके है। आप देख सकते हैं इससे पहले ऐसा क्वेश्चन एक आया था आपका, यहाँ पे भी ओनली था, तो आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट ही यूज किया है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दे आर ऑल देयर बट शी, सो go and call her as soon as possible because she has to preside over the meeting। देखो they are all there but she, मतलब वहां सब थे सिवाय उसके, इस तरीके की सेंस दिखाना चाहते हैं। वहां सब थे सिवाय उसके, यानी बट जो शब्द है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सेंस क्या दे रहा है, एक्सेप्ट का। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एक्सेप्ट, जो कि अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है। अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था आपने, देख सकते हैं। जब बट का मतलब हो के सिवाय तो एक प्रेपोजिशन होता है, और जब बट का मतलब हो दोस्तों लेकिन तो एक कंजंक्शन होता है। यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, एक्सेप्ट का, यानी के सिवाय। तो एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसी पॉइंट को लेकर एरर है। शी नहीं क्या आएगा, हर आएगा, यानी ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, he has no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई। मैं चाहूंगा दोस्तों सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। देखो क्वेश्चन ये है, he has no right, मतलब उसको कोई भी राइट नहीं है टू अटेंड दिस मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करने का। since he has not been invited for the same नहीं आएगा, for it आएगा भाई।
क्या आएगा, यानी यहाँ पे जो प्रोनाउन है दोस्तों वो क्या आएगा, यहाँ पे इट प्रोनाउन का आप यूज करेंगे तो द सेम लिखना यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो एरर है वो सी पार्ट में है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर इट, मतलब यहाँ पे मीटिंग के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट यूज करेंगे, तो सी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, इट वॉज मी हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो ये क्वेश्चन दिया गया है भाई। देखो यार यहाँ पे तो पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा। देखो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, बिल्कुल सही है। और इट के साथ दोस्तों जो हम केस यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, गलत हो जाएगा, वजह इसके क्या होना चाहिए, आई, यानी ए पॉइंट में यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, डिमांड्स फॉर डीजल कार्स विच हैज बीन ऑन द राइज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स मे डिप एज द गवर्नमेंट is increasing the price of the fuel bringing it closer to that of petrol। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन पॉइंट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो काफ़ी बच्चों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पे जो एरर है वो बेसिकली ए पॉइंट में एरर है। वो क्या है कि ये विच अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है और एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करती है उसी से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर। अब यहाँ पे बात की गई है डीजल कार्स की, तो कार्स जो कि अपने आप में प्लूरल है भाई, तो कार्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ लिखना गलत हो जाएगा, वजह इसके क्या लिखना चाहिए, हैव। तो यहाँ पे हैज़ लिखना गलत था, तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर थी दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द यूनिवर्सिटी has ordered an inquiry into the leak and formed an inquiry committee who will have to submit its primary report within 48 hours। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो यहाँ पे भी एक छोटी सी एरर है दोस्तों, अगर आपने नोट किया होगा। यहाँ पे जो एरर है वो है बेसिकली आपका सी पॉइंट में एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पे हु यूज़ करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ तो हम लिविंग के लिए करते हैं, यहाँ पे लिविंग की तो बात ही नहीं की गई है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो एरर थी वो इसी पॉइंट को लेके थी, तो ईजिली आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के प्रैक्टिस सेट का। तो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करना चाहेंगे भाई। अब कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपके लिए बहुत हम प्रोडक्टिव कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।